स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए ये जो क्वेश्चंस ये आपके आरआरबी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो आरआरबी डबल ए में पूछा गया हो या एनटीपीसी में पूछा गया हो या लोको पायलट में पूछा गया हो, लेकिन हाँ भाई जितने भी सवाल हैं ये आरआरबी हैं, ठीक है। और इजी सवाल है भाई, आप जानते ही हैं कि आरआरबी के जो भी सवाल होते हैं या रेलवे के जो भी सवाल होते हैं लगभग ईजी सवाल ही बनते हैं। तो क्वेश्चन तो इजी है ही। आप क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई निवेदन वही है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करेगी। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको पहले ही दिख गया है, फिलहाल आगे वाले से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा भूतल से ऊंचाई को मापा जाता है अल्टीमीटर से। थोड़ा सा एक्सप्लेन देखना जरूरी है। अल्टीमीटर से जहाज की ऊंचाई मापी जाती है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वहीं अगर विद्युत धारा की बात की जाए तो इन्हें वोल्ट से मापते हैं, और सुनाई देने में अंतर यानी कि जो ध्वनि है इसको हम डेसिबल में मापते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भूतल से ऊंचाई जो है ये अल्टीमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा का सामर्थ्य या विद्युत धारा की जो शक्ति है ये हम इसे वोल्ट के द्वारा मापते हैं, और जो सुनाई देने में अंतर या फिर ध्वनि के मात्रक जो हैं ये डेसिबल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, आरआरबी कोलकाता में पूछा गया सवाल है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। जस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र, सही आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एनीमोमीटर से कहा जाए तो एनीमोमीटर से हवा की शक्ति या आप कह सकते हैं हवा का वेग मापा जाता है। मेरे प्यारे भाई हवा का वेग, इसे आप पवन वेग मापी भी कह सकते हैं। एनीमोमीटर को कभी कभी पवन वेग मापी भी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रेन गेज से हम वर्षा की मात्रा को मापते हैं कि कितने सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पे कितनी होती है, ये हम रेन गेज के माध्यम से मापते हैं। नेफोस्कोप से तो आपने देखा ही कि बादलों की दिशा एवं गति को मापते हैं। वहीं हाइग्रोमीटर की बात की जाए तो आर्द्रता का मापन किया जाता है। इन चारों के चारों ऑप्शंस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाए। फिर से समझिए, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा स्ट्रेबोस्कोप से। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्ट्रेबोस्कोप से मापा जाता है। गाइज आपने देखा ही बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं, एनीमोमीटर से वायु का वेग या वायु की शक्ति मापते हैं, और जो हाइग्रोमीटर है इसे वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। स्ट्रेबोस्कोप आपने देखा ही कि प्रति सेकंड घूर्णन मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। देखिए मैं एक बात और बता दूं कि इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं भाई, अगर आप देखना चाहते हैं तो साइंस की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप सभी क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और देखो इच्छा नहीं करिए क्लास करवाने की। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो भाई आप समझते हैं कि चैनल पे बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, दिन प्रतिदिन सब्सक्राइबर्स घटते जा रहे हैं। अब भाई इसका कारण क्या है ये आप खुद समझते हैं कि आप सभी मित्र सपोर्ट नहीं करते हैं, और जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें भी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और बेहतर क्लासेज आपको भी नहीं मिल पाएंगी। तो भाई अगर आपको डेली क्लासेज चाहिए, बेहतर क्लासेज चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए। अगर आप क्लास को शेयर करते हैं अपने मित्र तक तो गाइज आपका सपोर्ट हमारे साथ हो जाएगा और आपको बेहतरीन क्लासेस भी मैं दे पाऊंगा। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जो आपकी पहले जीके प्लस साइंस की क्लास होती थी वो भी मैंने बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी भाई, जब ऊर्जा नहीं मिल पा रही है अंदर से तो आपको क्लास देने का मुझे मतलब भी नहीं बनता है। हिंदी की क्लास हो रही थी वो भी बंद हो गई है। कारण समझते हो कि जब आप उसमें रुचि नहीं लेते हो, क्लास देखने का मन ही नहीं करता है, तो हमारी क्लास करवाने का क्या मतलब है। इस वजह से सभी क्लासेस आपकी बंद की जा रही हैं, है ना। और भाई अगर आप चाहते हो कि डेली क्लासेस आपको मिला करें, आपको बेहतर क्लासेस मिला करें, तो भाई सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे ऊर्जा मिल पाएगी। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। वायरलेस का आविष्कार जो है किसने किया था। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मार्कोनी ने। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मार्कोनी ने।
देखिए मेरे प्यारे भाई, मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफी का विकास किया या फिर उन्होंने इसका आविष्कार किया और इसके लिए 1909 में इन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1909 में दिया गया वायरलेस के आविष्कारक मार्कोनी को। मेरे प्यारे भाई, मार्कोनी जो हैं ये इटली के वैज्ञानिक हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, एक फेमटो बराबर क्या होता है? एक फेमटो बराबर कितना होता है? आरआरबी अहमदाबाद और आरआरबी एनटीपीसी 2016 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। देखिए, एक फेमटो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। राइट हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, एक म्यू मीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? एक म्यू मीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक म्यू मीटर जो है ये 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? आपको बताना, देखो अदिश में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। इतना घना आसान सवाल पूछा गया था और किस में पूछा गया था? 2005 रेलवे लोको पायलट में, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया कि अदिश मात्रा में परिमाण नहीं होता है, इसके साथ और क्या नहीं होता है? तो भाई आप जानते ही हैं, अदिश यानी कि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण ना हो, यानी दिशा भी ना हो परिमाण भी ना हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? अदिश मात्रा यानी स्केलर क्वांटिटीज। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दिशा। अगला सवाल है आपके सामने, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यानी एसआई मात्रक में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, अब एक्सप्लेन करेंगे, पहले आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई जो है ये डायोप्टर है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डायोप्टर। मेरे प्यारे भाई एक्सप्लेन थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे जो डायोप्टर होता है ये एक फोकस दूरी, जो डायोप्टर की फोकस दूरी है ये 1 मीटर होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, वाट जो है मेरे प्यारे भाई ये आपके शक्ति का मात्रक होता है, इतना आप जानते ही हैं। अगला सवाल है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 2009 में ये सवाल पूछा गया है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। देखिए, पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है ये किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम। अब देखिए न्यूटन जो है गाइस ये आपके फोर्स यानी बल का मात्रक होता है, किलोग्राम जो है ये आपके द्रव्यमान यानी मास का मात्रक होता है। तो यहाँ से F/m निकला, यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालें तो A = F/m होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि F = ma होता है, तो त्रियक गुणा अगर आप करेंगे तो F = ma निकल आएगा। और ये होता है न्यूटन के गतिविषय का द्वितीय नियम। तो न्यूटन के गतिविषय का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो बल है ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही कहा गया है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? तो ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम। अगला सवाल है आपके सामने, यहाँ पे वही समझाया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। एंगस्ट्रॉम जो है ये क्या व्यक्त करता है? एंगस्ट्रॉम जो है ये क्या व्यक्त करता है? समय, द्रव्यमान, लंबाई या फिर बल? देखिए एंगस्ट्रॉम जो है ये लंबाई को मापता है। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, लंबाई। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा भैया। अगला सवाल है कि बल का मात्रक क्या है? बल, अब देखिए वैसे अगर कहा जाए तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ पे आप न्यूटन कह सकते हैं। मैंने क्या कहा? आप न्यूटन कह सकते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे आपसे न्यूटन ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। तो आप ये भी जानते हैं कि आप न्यूटन के स्थान पे किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? घना आसान सवाल है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है?
देखिए यहाँ पे जूल जो है ये ऊर्जा ऊष्मा का मात्रक होता है, केल्विन जो है ये तापमान का मात्रक हो जाएगा, वाट जो है ये पावर या फिर सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक होता है, कैलोरी जो है ये खाद्य ऊर्जा का मात्रक होता है। तो मेरे प्यारे भाई केल्विन जो है ये तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन केल्विन। समझिएगा जो केल्विन है इसे सामान्यतया -273 डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। तो एक केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। एक माइक्रोफोन जो है ये कितने बराबर होता है? एक माइक्रोन जो है ये कितने बराबर होता है, किसके बराबर होता है? देखो कितना सवाल इंपॉर्टेंट है। आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2008, आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2004, आरआरबी मुंबई परीक्षा 2004 और आरआरबी एनटी परीक्षा 2016। मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। एक माइक्रोन बराबर जो होता है ये क्या होता है? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है क्योंकि आप जानते हैं माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 और यहाँ पे हो जाएगा 1/-6 इधर हो जाएगा आएगा जब, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3, क्योंकि यहाँ पे ये 6 जो है इधर आएगा तो कैंसिल होगा, तो 1/1000 होगा। जब इसको आप पॉइंट में करेंगे तो 0.001 हो जाएगा। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी जो है ये किसकी, जी की इकाई क्या है आपको बताना है। जी की इकाई क्या है? अब आप यहाँ पे समझिएगा, इस जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम जो है ये जी की इकाई होती है। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। एक्सप्लेन देख लीजिए। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर होता है F/r²/m1m2। जहाँ एफ जो है ये दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल है, आर जो है ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, m1 और m2 जो है ये दो पिंडों के द्रव्यमान है, यानी मास 1 और मास 2 ये दो पिंडों के क्रमशः द्रव्यमान है। अगर जी का मात्रक निकाला जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, और जी का मान यहाँ पे कितना होता है गाइज? यहाँ पे 6.67384 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम ये हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? घना आसान सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? और गाइस क्लास खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए। एंगस्ट्रॉम जो है ये आपका तरंग दैर्ध्य मापता है। राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, तरंग दैर्ध्य को मापता है। एनीमोमीटर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा 17 नंबर सवाल का ये हो जाएगा पवन का वेग या फिर पवन की जो स्पीड होती है, नहीं हाँ स्पीड ही होती है, उसे मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। आपको बताना है कि टैकोमीटर से क्या मापा जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, चाल को मापता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टैकोमीटर यंत्र से वायुयान या फिर मोटर मोटो की गति को मापा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो ऊंचाई है किससे मापते हैं। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अल्टीमीटर से। हवाई जहाज की ऊंचाई जो है ये अल्टीमीटर के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अल्टीमीटर। अगला सवाल है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या फिर का होती या होता है क्या? देखिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण है ये समान होता है। राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, त्वरण जो है कैसा होता है? समान होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई जो जी का मान होता है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आवेग जो है क्या मापता है? देखिए आवेग या फिर कहा जाए संवेग, इन दोनों का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है न्यूटन सेकंड। और ये मापता क्या है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो याद रखिएगा भार को। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, भार को।
ने 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नज़दीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है, और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की। साफ साफ कहा गया कि विद्युत चुंबकत्व की खोज जो है ये किसने की थी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हो सकता है कि थोड़ी सी सरसराहट की आवाज़ आपके पास जा रही हो, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो फ़ैन चल रहा है, इस वजह से हो सकता है कि आपके पास थोड़ी सी आवाज़ जा रही हो, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नज़दीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है, और इस प्रकार उन्हें विद्युत चुंबकत्व की खोज की। राइट हो जाएगा यहाँ पे हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड ने। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था। कहने का मतलब यह है कि जो पावर बैटरी है इसका आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था। देखिए पावर बैटरी जो है इसका आविष्कार जो है ये एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एलेसेंड्रो वोल्टा। इन्होंने 1800 में पावर बैटरी का आविष्कार किया, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है इसकी खोज किसने की थी। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, अल्बर्ट आइंस्टीन। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं ये एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी E=mc² का प्रतिपादन किया। आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। तो कब दिया गया था, वर्ष 1921 में। किसके लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। कई बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। आपको बताना है इसमें से हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है ये किसने किया था। राइट हो जाएगा और बिले और बिल्बर राइट। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और बिले और बिल्बर राइट। ये दोनों राइट बंधु थे, इन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। एक्सप्लेन देख लीजिए। हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है ये दो अमेरिकी वैज्ञानिक और बिले राइट और बिल्बर राइट ने किया था। इस विमान की प्रथम सफल उड़ान जो है ये 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को हुई थी, और इसका नाम जो है राइट फ्लायर रखा गया था। तो जो इन्होंने विमान बनाया इसका नाम क्या रखा, राइट फ्लायर रखा। और ये पहली बार कब उड़ान इन्होंने भरी, तो 17 दिसंबर 1903 को। बनाया किसने था, तो अमेरिकी वैज्ञानिक और बिले राइट और बिल्बर राइट। अगला सवाल है आपके सामने कि पीएच स्केल में पी का शब्द का जो अर्थ है ये क्या होता है। पीएच स्केल में पी का क्या मतलब होता है। एसएससी CHSL में और SSC MTS में ये सवाल पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पोंटेज। पोंटेज जो है ये पी शब्द का अर्थ होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पोंटेज। यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा सा समझ लीजिए, वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पे अगर लिखा तो समझ नहीं पाओगे। गाइस पीएच स्केल जो होती है ये बताता है आपके जो मतलब पदार्थ हैं उसकी प्रकृति को। मान लीजिए कि ये कोई एक पीएच स्केल है, ठीक है, और इसमें 1 से लेकर के 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएँ लिखी होती हैं, और बीच में 7 होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, 7 होता है। और अगर आप 0 से 7 के बीच में कोई भी pH मान आता है तो वो होता है अम्लीय, ध्यान रखिएगा। और अगर 7 से 14 के बीच में कोई भी मान आता है तो वो होता है क्षारीय यानी बेस, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, और अगर 7 आता है तो ये होता है उदासीन, ठीक है, ना अम्लीय ना क्षारीय, इसे कहा जाएगा उदासीन। ध्यान रखिएगा, उदासीन की बात की जाए तो पानी आपका जो है ये उदासीन ही होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। दिष्ट धारा की आवृत्ति जो है ये कितनी होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति या फिर दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी जो है ये कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 0 होती है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0 होती है। अगला सवाल है आपके सामने कि एक वैद्युत धारा हमेशा डैश एक क्षेत्र का उत्पादन करती है। आपको बताना है कि एक वैद्युत धारा जो है ये हमेशा किस क्षेत्र का उत्पादन करती है।
राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। विद्युत धारा जो है हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करती है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र का। अगला सवाल है आपके सामने, एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। देखिए एम्पियर जो है ये आपका विद्युत धारा मापता है, और विद्युत धारा मापने का अगर सूत्र क्या होता है ये आप अगर बता देंगे तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर आसानी से बता सकते हैं। सूत्र ये होता है गाइस विद्युत धारा मापने का कि 1 सेकंड में जितने भी आवेश प्रवाहित किए जाएं वो आपका हो जाएगा एक विद्युत धारा या 1 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। क्या यह सही है? यहाँ पे 1 कूलम अगर होता तो ये सही होता, लेकिन साफ साफ लिखा गया कि 2 कूलम आवेश, तो ये गलत हो जाएगा। 1 कूलम आवेश प्रति मिनट, भाई प्रति मिनट नहीं, जो कुछ भी यूनिट मापी जाएगी ये सेकंड में मापी जाएगी, तो ये गलत। आधा कूलम नहीं होता, जो कुछ भी होता है ये पूर्ण संख्या होती है, तो आधा कूलम भी गलत। 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तब धारा क्या होती है? CHSL 2022 में सवाल पूछा गया है कि किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तब धारा में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए किसी प्रतिरोध में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा जो है क्या हो जाती है, धारा जो है आधी हो जाती है। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, धारा आधी हो जाती है। मेरे प्यारे भाई एक्सप्लेन थोड़ा सा समझ लीजिए। ओम के नियम के अनुसार V = IR होता है, यानी जो आपका V है ये IR के बराबर होता है। इस प्रकार अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो I जो है ये धारा के आधी हो जाएगा। यहाँ पे आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, अदरवाइज हल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा आप इस बात को कि अगर प्रतिरोधक में प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है यानी 2R कर दिया जाता है तो धारा जो है ये आपकी 1/2 हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आधी हो जाएगी। अगला सवाल है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस क्रिया के कारण होता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस क्रिया के कारण होता है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चमाभी मांसपेशियों के द्वारा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चमाभी मांसपेशी के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा। सवाल है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन की सामग्री को कितने दूर सेंटीमीटर में रखना पड़ता है? कहने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसे दीर्घ दृष्टि दोष है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दूर दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितनी दूर रखना पड़ता है? तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। करेक्ट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हाँ, एक बात आपको और बता दें, PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF जरूर ले लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और जो यूपी पुलिस के लिए नया टेलीग्राम बनाया गया है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, यहाँ से आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी ताकि आप दोबारा इसे रिवाइज कर पाएँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी जो है ये क्या होगी? देखिए मानव के अभिनेत्र लेंस अगर पतला हो जाता है तो फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फोकस दूरी बढ़ जाती है। एक बात मैं आपको और बता दूं गाइस कि इसके पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं साइंस की बहुत सारी क्लासेज हो चुकी हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो पुरानी क्लासेज हैं क्योंकि जब आपकी भर्ती आई थी तभी मैंने करवाई थी बहुत सारी क्लासेस, तो अगर आप पुरानी नहीं देखना चाहते हैं तो नई सीरीज जो चल रही है आपकी वो आप देख लो। इसके पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर जीके और साइंस के नाम से जो क्लास बनी है उसमें जीके भी करवाया गया है, और जो साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है उसमें स्पेशल आपकी साइंस करवाई जा रही है नए सीरीज के साथ, तो उसको आप जरूर देख लेना। उसकी भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, यहाँ से भी आप प्लेलिस्ट को आसानी से चेक कर पाएंगे।
एक्सप्लेन देख लीजिए यहाँ पे। अभिनेत्र लेंस पारदर्शक कोमल होते हैं और प्रोटीनों के बने होते हैं। अभिनेत्र लेंस जो हैं किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के बने होते हैं। अभिनेत्र लेंस जो है ये एक उत्तल लेंस होता है, इसीलिए वो प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है और रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो क्या बताएंगे? वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी जो है कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब आंख दूरवर्ती वस्तु को देख रही होती है। मतलब ये हुआ कि जब आप किसी दूर की चीज़ों को देखेंगे, जैसे आप अगर किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो पक्का भाई आप बड़ी बड़ी आंख निकाल के देखते हैं कि क्या लिखा है, क्या लिखा है ना। तो वही जब आप दूर की वस्तु को देखते हैं तो जो फोकस दूरी आपकी ये बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप निकटवर्ती वस्तु को देखते हैं तो अभिनेत्र लेंस जो है मोटा हो जाता है और फोकस दूरी जो है कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। जब हम नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो बहुत नज़दीक से देखते हैं, बहुत धीरे से देखते हैं, बहुत छोटी आँख करके, है ना। अगला सवाल देखो, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? देखिए सूर्य जो है ये पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा विकिरण के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के द्वारा। एक्सप्लेन देख लीजिए। सूर्य पृथ्वी को विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रदान करता है और पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का अधिकांश अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर्य विकिरण या फिर छोटे रूप में कहा जाए तो सूर्यातप कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्य की ऊर्जा को क्या कहा जाता है, या फिर आपसे एग्जाम में दिया जाएगा ऑप्शन में आगामी सौर विकिरण, तो आप आगामी सौर विकिरण टिक करेंगे। अगर आपको सूर्यातप दिया जाता है तो सूर्यातप पर टिक करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा भैया। अगला सवाल है कि किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से समझिए। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? ये जो सवाल है आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं। भले ही आपको ये सवाल टफ लग रहे हों, लेकिन वो भाई आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप टफ जान करके क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो बहुत बड़ी गलती है। आप यहाँ पे क्वेश्चन का ना आंसर दे पाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में परफॉर्मेंस आपका अच्छा होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। किसी भी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? राइट हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा में। राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में। सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पानी का क्वथनांक जो है ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कम वायुमंडलीय दाब के कारण। कम वायुमंडलीय दाब के कारण। सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों कर देते हैं? बताएंगे। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों करते हैं? इस वजह से जब भी हवाई जहाज़ में यात्रा की जाती है तो जो भी गाइस आप पेन लगा देते हैं अपनी जेब में उसे निकाल लिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि अगर वो वहाँ पे लीक कर जाएंगे तो पक्का शर्ट बर्बाद हो जाएगी, इसी वजह से उसे निकाल लिया जाता है। तो ये हो जाएगा पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। पेन के बाहर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, इस वजह से जो मतलब पेन का स्याही होता है ये लीक कर जाता है। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक्सप्लेन आप यहाँ पर देख लीजिए। पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब जो है ये कम हो जाता है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाएगा कि पृथ्वी से अधिक वायुमंडलीय ऊंचाई पर जाने पर जो दाब है ये कैसा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा या फिर अपरिवर्तित होगा? तो आप क्या कहेंगे? जब आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये आपका कम होता है, और वायुमंडलीय जब दाब कम हो जाता है तो वायुयान में जो पेन है ये पेन की जो स्याही है ये गिरने लगती है या फिर नाक से खून भी बहने लगता है। ये भाई देखो सभी के नहीं होता है, ये कुछ लोगों का होता है। अगला सवाल है कि के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर कार्य करता है के बराबर होता है। कुछ मिलाकर के कहने का ये है, सवाल को समझने की कोशिश करना है। डैश के अनुसार मतलब इसमें से किसके अनुसार? पास्कल के सिद्धांत के अनुसार, न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार, हुक के सिद्धांत के अनुसार या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन के सिद्धांत के अनुसार। इसमें से किसके अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है उसके बराबर होता है?
राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत के बराबर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दाब होता है ये क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, ये जो है गाइस ये पास्कल के सिद्धांत से ही आया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। एक्सप्लेन देख लीजिए, पास्कल के नियम के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है पास्कल दाब की जो ईसाई इकाई है। कहने का मतलब है कि दाब का जो ईसाई मात्रक होता है ये पास्कल होता है, और कभी कभी ये आपको जो मतलब जो ये ईसाई इकाई है ये आपको पास्कल ना दे करके न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दे सकता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे या फिर पास्कल दे, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि पास्कल द्वारा इसकी खोज की गई थी मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो, इस वजह से इन्हें पास्कल कहा जाता है, या फिर सिद्धांत इसके द्वारा पास्कल द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है आपके सामने, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो है कैसा होगा। देखिए, अगर पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है, अगर पृथ्वी की त्रिज्या जो है ये कम हो जाती है और द्रव्यमान जो है ये स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो है ये कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, अधिक हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन जो है ये कैसा होगा, बताइए। एक बार फिर से समझिए, एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन जो है या उसी के वजन के साथ व्यक्ति में स्थिर रहेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उसी के बराबर वजन जो व्यक्ति स्थिर रहता है। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। आपको बताना है कि ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है ये किसके साथ कम हो जाता है, ग्रह की त्रिज्या घटने के साथ, ग्रह का द्रव्यमान में वृद्धि होने के साथ, ग्रह की मात्रा में कमी होने के साथ, या फिर ग्रह की सतह में ऊंचाई की वृद्धि के साथ। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रह की सतह में ऊंचाई की वृद्धि के साथ। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। मेरे प्यारे भाई, एक बात मैं आपको और बता दूं, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। ये आप सभी के लिए एक ई बुक है 5000 से अधिक क्वेश्चंस की। इसमें सबसे खास बात ये है, ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में ले सकते हैं 60% डिस्काउंट के साथ। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 8948667652 पर आप व्हाट्सएप कीजिए। ई बुक का डेमो रिव्यू आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप इस ई बुक का एक बार डेमो रिव्यू देख लीजिए, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ अपनी ये ई बुक तैयार की गई है। गाइज, आप ये समझिए, विश्वास मानिए कि अगर आप इस ई बुक को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका जीके का डर पूरी तरीके से तो खत्म होगा ही, साथ में आपके परीक्षा के लिए रामबाण तो होगी ही। इस ई बुक की सबसे खास बात यह है कि इस ई बुक को इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाया गया है। आप देख सकते हैं पूरे 291 पेज की अपनी ये ई बुक है, बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। जितने भी टॉपिक हैं आपके ये सिलेबस वाइज मेंशन किए गए हैं और जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8948667652 8948667652। इस पर आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। नंबर को एक बार ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक तोप में फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है। तोप जो है फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है। सही आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के साथ है ये। राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। न्यूटन का पहला नियम जो है इसे हम किस रूप में जानते हैं। घना आसान सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो न्यूटन का पहला नियम है इसे आप क्या कहते हैं। न्यूटन के जो पहले नियम है इसे आप जड़त्व का नियम या फिर इसे आप गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब एक वस्तु जब तक स्थिर रहती है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, या फिर यदि वह गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन के कौन सा नियम है। घना आसान सवाल है, न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम। कहने का मतलब है अगर आप स्थिर हैं तो स्थिर ही रहेंगे, अगर आप गतिमान हैं तो गतिमान ही रहेंगे। जब तक कि आपको कोई पीछे से धक्का नहीं देता है तब तक आप ना रुकेंगे और ना ही चलेंगे, है ना। ये आपके होता है कि जिस पोजीशन में आप हैं आप उसी पोजीशन में रहेंगे जब तक कि आपको कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये होता है न्यूटन का गति विषय का प्रथम
नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन गति विषय का दूसरा नियम जो है ये कहता है कि जो बल है यह द्रव्यमान और गुणनफल, द्रव्यमान और एक्सीलरेशन यानी त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन के गति विषय का दूसरा नियम कहता है F=ma। ठीक है। न्यूटन के गति विषय का तीसरा नियम जो है ये कहता है कि अगर आप किसी वस्तु को धक्का देंगे तो वह वस्तु भी आपको उतना ही धक्का देगी जितना आप धक्का देंगे, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है यह न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम है। ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी आपको धक्का देगी। अब आप सोच रहे हैं कि दीवार धक्का देती है, भाई वो आपको महसूस नहीं होता है। जब आप चलते हैं पृथ्वी पे तो आपका जो पैर है ये आगे पीछे क्यों होता है? ये आपका यही है कि आप जो पृथ्वी को धक्का देते हैं तो पृथ्वी आपको धक्का देती है, तब आप चल पाते हैं, ये होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये घर्षण के कारण होता है, भाई वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे नियम जो है ये आपका न्यूटन गति विषय का तृतीय नियम ही यहाँ पे भी लग रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें पता चलता है कि वस्तु के डैश को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। वही सवाल मैं भी बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका न्यूटन का गति विषय का दूसरा नियम है ये क्या कहता है कि जो बल है ये द्रव्यमान यानी कि जो मास है और जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण है इससे गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अगला सवाल है आपके सामने, यहाँ पे समझ लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की जलवाष्प को अंश मापते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर से तरल का विशिष्ट घनत्व मापते हैं, क्या सही है। एनीमोमीटर की गति को मापते हैं, वायु की गति सही है। सिस्मोग्राफ भूकंप। अब आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। देखिए समझिए, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल के जलवाष्प का अंश यानी वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। लैक्टोमीटर से तरल का विशिष्ट घनत्व मापते हैं, गलत, क्योंकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है कि दूध में कितना पानी है और कितना शुद्ध दूध है। तो लैक्टोमीटर से तरल के विशिष्ट घनत्व को नहीं बल्कि जो दूध की शुद्धता है ये मापी जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रक्तदाब को पता लगाने से संबोधित जो संवेदी ग्राही है वो क्या है। कहने का मतलब है भाई रक्तदाब यानी जब आप बीपी चेक करवाते हैं या ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो आप किसके माध्यम से चेक करवाते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मैकानो रिसेप्टर। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कम तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या फिर कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। देखिए, जब आप कहा जाए कि तापमान को मापने वाले यंत्र को तब आप क्या कहेंगे? थर्मामीटर। लेकिन अगर यहाँ पे कम शब्द लगा दिया जाए कि कम तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो आप बताएंगे क्रायोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर। एक्सप्लेन देख लीजिए, जरूरी है आपके लिए। देखिए, क्रायोमीटर जो है ये इसका प्रयोग कम तापमान मापने के लिए करते हैं। जो डाइगोमीटर है इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता मापने के लिए करते हैं, डाइगोमीटर का। अगला सवाल है कि जो आपका क्रोमेटोप्टोमीटर होता है इसका प्रयोग जो है ये हम कलर परसेप्शंस के लिए करते हैं, यानी वर्ण विभेद भाव के लिए करते हैं, वर्ण विभेद भावी के लिए करते हैं। जो साइमोमीटर होता है इसका प्रयोग जो है ये हम तरंग गति यानी वेव मोशन को मापने के लिए करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला सवाल है कि किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। किए गए काम के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अर्गोमीटर। क्या कहा जाता है? अर्गोमीटर कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्गोमीटर। एक्सप्लेन देख लीजिए, यूडियोमीटर से गैस के आयतन को मापते हैं, एनीमोमीटर से बहती हुई हवा की गति को मापा जाता है, और जो हाइटोमीटर होता है इससे हम वर्षा मापक को मापते हैं, या फिर कभी कभी रन गेज भी आपको दे देता है ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है कि विकिरण के सभी प्रकार अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं। राइट हो जाएगा गीगर काउंटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन गीगर काउंटर। सो गाइज, यहाँ पे मैंने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ भाई कि आप इसको एक बार पीडीएफ के साथ रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको जरूर देख लीजिएगा। आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके बाद एक और खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।